क्योंकि एम्प्लॉयर रिलेशनशिप नहीं होता, लेकिन फिर भी जजेस की इनकम को सैलरी इनकम में कैलकुलेट किया जाता है। प्लेस ऑफ अक्रूवल हमने देखा है ना, यदि आप इंडिया में अपनी सर्विसेज देते हैं तो वो एक्रू एंड अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। इसका एक एक्सेप्शन हमने ये देखा था कि आप यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और इंडिया के बाहर जाकर सर्विस दे रहे हैं, है ना, फिर भी उसे एक्रू एंड अराइज इन इंडिया माना जाएगा, डीम्ड टू बी एक्रू एंड अराइज इन इंडिया माना जाएगा, तो वो प्लेस ऑफ अप्रूवल का एक्सेप्शन हुआ। फिर हमने सेक्शन 15 देखा, चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन 15 चार्जिंग सेक्शन क्या बताता है? सिंपल सी एक बात बोलता है कि टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसिप्ट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसिप्ट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। 3 पॉइंट हमने पढ़े थे। कौन कौन सा? पहला पॉइंट था कि सैलरी ड्यू फ्रॉम एम्प्लॉयर और फॉर्मर एम्प्लॉयर इन प्रीवियस ईयर, भले ही वो आपको रिसीव हुआ हो या ना हुआ हो, पेड और नॉट। दूसरा, सैलरी पेड इन एडवांस, ये क्या था? भले ही वो ड्यू हुआ हो या ना हुआ हो, यदि आपको एडवांस में रिसीव हो गया तो वो टैक्सेबल होगा। तीसरा था एरियर सैलरी पेड अलाउड इन प्रीवियस ईयर बाय एम्प्लॉयर या फॉर्मर एम्प्लॉयर इफ नॉट चार्ज टू इनकम टैक्स इन अर्लियर ईयर। एरियर सैलरी आपको मिली है पिछले साल में या मिलना तय हो गया है पिछले साल में, किसके द्वारा? एम्प्लॉयर के द्वारा या फॉर्मर एम्प्लॉयर के द्वारा, जिसका अभी तक इनकम टैक्स का कैलकुलेशन नहीं हुआ है, तो वो भी आपके प्रीवियस ईयर की सैलरी मानी जाएगी। फिर हमने ग्रेड पे देखा था, है ना, ग्रेड पे किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा वो हमने देखा था। फिर क्या देखा था कि सैलरी में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जनरली, है ना। बेसिक सैलरी होता है, डीए होता है, अलाउंसेस होते हैं, परक्यूसिट होता है, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी होता है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें मिल करके सैलरी बनती है। सैलरी सिर्फ एक अकेला अमाउंट, ग्रॉस अमाउंट नहीं है, इसमें बहुत सारे पार्ट छोटे 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 इंक्लूडेड है ना। अब इस ग्रॉस सैलरी में से हमको इनकम टैक्स कुछ डिडक्शन देता है, जो डिडक्शन इस पर्टिकुलर हेड के लिए ही है ना। ये जो डिडक्शन हम आगे पढ़ने वाले हैं, ये सिर्फ सैलरी इनकम से ही माइनस किए जाएंगे और किसी इनकम से माइनस नहीं किए जाएंगे। तो ये हेड वाइज जो डिडक्शन है सैलरी के लिए, वो सेक्शन 16 में दिया गया है। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 ये हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। तो 3 तरह के डिडक्शन हमको मिलते हैं। ठीक है जी। कौन कौन से डिडक्शन? पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन में हमको ये वाला पढ़ना है। ठीक है, ये पिछले साल के नोट्स हैं, तो यहाँ 40,000 की जगह अब क्या आ गया? 50,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन है सैलरी अमाउंट और 50,000 विच एवर इज सॉरी सॉरी सैलरी अमाउंट और 50,000 विच एवर इज लोअर। क्या है? स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन अभी अभी आया है, बहुत पहले था, फिर उसको हटा दिया गया, फिर अभी फिर से लेकर के आया गया है। ठीक है जी। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है? आपको एक मुश्त अमाउंट 50,000 रुपए आपकी सैलरी इनकम में से माइनस करने के लिए अलाउ कर देता है इनकम टैक्स। ठीक है, तो यदि आपकी सैलरी 4 लाख रुपए है ना, तो आपको 50,000 रुपए डिडक्शन मिल जाएगा। तो आपको टैक्स कितने पर देना पड़ेगा? 4 लाख रुपए है तो 50,000 का डिडक्शन हो गया, तो बाकी बचा 3.5 लाख। उस 3.5 लाख पे आप टैक्स पे करेंगे। ठीक है, 40,000 को भूल जाओ, 40,000 पिछले साल का था। इस साल से 1/4/2020 प्रीवियस ईयर हम जिसको पढ़ रहे हैं, उस साल के लिए ये 50,000 है। ठीक है, अब देखिए, पहले 2 अलाउंसेस हमको मिलते थे, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस और मेडिकल रीइंबर्समेंट। इन दोनों को हटा करके स्टैंडर्ड डिडक्शन आया है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस और मेडिकल रीइंबर्समेंट, इनको हटा करके स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया गया। ठीक है जी। दूसरा डिडक्शन है इंटरटेनमेंट अलाउंसेस, ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉई, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए।
ठीक है, तो इंटरटेनमेंट अलाउंसेस सिर्फ किसको मिलता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को नहीं मिलता है। तो क्या है, ये 3 पॉइंट दिए गए हैं, विच एवर इज लोअर, तीनों में से जो भी सबसे कम होगा। 1/5 या इसको 20% भी बोल सकते हो, 1/5 को 20% बोलते हैं, ऑफ बेसिक सैलरी। ठीक है, जो हमने यहाँ पर पढ़ा, इतनी सारी सैलरी के हिस्से में से बेसिक सैलरी जो आएगी उसका 1/5, बेसिक सैलरी पर एनम उसका 1/5, या एक्चुअल अमाउंट ऑफ इंटरटेनमेंट अलाउंसेस। ठीक है, इंटरटेनमेंट अलाउंसेस जितना भी आपको मिलेगा वो एक्चुअल अमाउंट, या 5,000 रुपए, विच एवर इज लोअर, इतना आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अब इंटरटेनमेंट अलाउंसेस होता क्या है, देखिए लो, एम्प्लॉय को कई बार अपने कस्टमर के लिए कुछ काम करना पड़ता है जनरली, जैसे मेडिकल फील्ड में एमआर लोग को देखे हो आप लोग, क्या करते हैं वो लोग, हर डॉक्टर के पास रिसर्च। जाते हैं, है ना, रे एमआर रे, दवाई बेचने वाले, ओ, हाँ, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जिनको बोलते हैं, ऐसा ही कुछ होता है। तो वो क्या करते हैं, अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाते हैं और अपनी अपनी कंपनी की दवाइयाँ उनको सैंपल देते हैं और बोलते हैं कि साहब, आप इस बीमारी के लिए जो भी आएगा उसको ये वाली दवाई रिकमेंड कीजिएगा, है ना। तो वो लोग डॉक्टर्स को गिफ्ट वगैरह भी देते हैं, है ना। उसी तरह से पब्लिशिंग हाउस के बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, है ना। वो लोग कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं फैकल्टीज के पास, है ना, और उन फैकल्टीज को क्या देते हैं, वो लोग फ्री सैंपल वाला बुक देते हैं या नहीं देते हैं? ठीक है, कि आप जब अपने कोर्स को पढ़ाएंगे तो बच्चों को ये वाली बुक रिकमेंड कीजिएगा, है ना। तो इस तरह से वो गिफ्ट वगैरह भी कुछ कुछ देते हैं। तो अपनी जेब से देते हैं क्या? नहीं, अपने जेब से नहीं देते। उनको कौन, आने जाने का खर्चा, चाय पानी का खर्चा कौन देता है? एम्प्लॉयर देता है। किस रूप में देता है? इंटरटेनमेंट अलाउंस के रूप में देता है ना। लोगों को इंटरटेन करना पड़ता है आपके एम्प्लॉय को, ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सके। तो उसके लिए जो पैसा मिल रहा है, तो उस पैसे को डिडक्शन के रूप में दिया जाता है। ठीक है, तो कितना मिलता है? 5,000 एक्चुअल अमाउंट, या 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, विच एवर इज लोअर। ठीक है जी। थर्ड पॉइंट, टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट या प्रोफेशन इफ एक्चुअली पेड बाय एम्प्लॉय। ठीक, देखिए, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर टैक्स लेने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है कि उसके राज्य में जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है ना, वो एम्प्लॉय टैक्स पे करे। क्यों? क्योंकि वो उस राज्य में रह करके, उस राज्य के संसाधनों का उपयोग करके, या उस राज्य के संसाधनों की वजह से उस राज्य में क्या कर रहा है, अपना रोजगार कर रहा है या अपना प्रोफेशन चला रहा है ना। तो इस प्रोफेशन के लिए राज्य सरकार वहाँ के लोगों से, एम्प्लॉय से, है ना, या उस प्रोफेशनल पर्सन से टैक्स वसूल कर सकती है। और ये टैक्स 2,500 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना, ये संविधान में लिखा हुआ है। तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार ऐसा कोई टैक्स वसूल नहीं करती, है ना। बहुत से राज्य इस तरह के टैक्स वसूल नहीं करती। बहुत कम ही राज्य हैं जहाँ पर इस तरह का टैक्स वसूल किया जाता है। यदि इस तरह का टैक्स आपने कभी पटाया है, तो वो टैक्स आपको डिडक्शन के लिए अलाउ हो जाएगा। इनकम टैक्स ये बोलता है। आई बात समझ में? तो ये 3 डिडक्शन आपको मिलते हैं, है ना। आपकी ग्रॉस सैलरी में से ये 3 डिडक्शन आपको मिलते हैं। कौन कौन से भाई? स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरटेनमेंट अलाउंस, और टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट या प्रोफेशन। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना? सैलरी अमाउंट या 50,000, विच एवर इज लोअर। यदि आपकी सैलरी 50,000 है या 50,000 से कम है साल भर की,
तो आपको तो कोई टैक्स लगेगा भी नहीं वैसे भी, है ना, क्योंकि 2.5 लाख से कम है आपकी इनकम। यदि तो मैक्सिमम अमाउंट कितना है इसका, स्टैंडर्ड डिडक्शन का 50,000। इंटरटेनमेंट अलाउंस सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 1/5 या 20% ऑफ बेसिक सैलरी पर एनम एक्चुअल अमाउंट ऑफ इंटरटेनमेंट अलाउंस या 5,000। तो मैक्सिमम लिमिट कितना, 5,000 से ज़्यादा डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है। तीसरा, टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट या प्रोफेशन, यदि आपने एक्चुअली पे किया है तो। ये 3 तरह के डिडक्शन आपको मिलेंगे सेक्शन 16 के अंदर। ठीक है। तो इनकम फ्रॉम सैलरीज में सैलरीज वाले डिडक्शन कौन कौन से हैं, 3 ही हैं सेक्शन 16 में जो बताया गया है। तो हमको पढ़ना था सेक्शन 15, सेक्शन 16 और सेक्शन 17। तो सेक्शन 15 में हमने चार्जिंग सेक्शन में पढ़ लिया, है ना, सैलरी ड्यू या रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर में टैक्स लगेगा। सेक्शन 16 में डिडक्शन लगेगा। अब हमको पढ़ना है सेक्शन 17। अच्छा, इंटरटेनमेंट अलाउंस को लेकर के कुछ नोट्स हैं, है ना। ये जो इंटरटेनमेंट अलाउंस है इसको लेकर के कुछ नोट्स है हमारे पास। क्या क्या नोट्स हैं भाई। अलाउंस, अलाउंस होता क्या है, एनी अमाउंट पेड इन कैश, एनी अमाउंट पेड इन कैश टू द एम्प्लॉय फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया गया अमाउंट एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को, वो क्या कहलाता है, अलाउंस कहलाता है। सर आपका माइक म्यूट हो गया है। हाँ, दूसरा, इफ एम्प्लॉयर pays some amount to employee for entertainment of customer, then it is called entertainment allowances. Entertainment allowances is first included in amount of gross salary of all employee, whether government or non-government. Non-government employee are not entitled for entertainment allowance. Only government employees are entitled for entertainment allowance. Then deduct entertainment allowances minimum of the following। ठीक है, इन तीनों में से जो भी मिनिमम होगा उसको ग्रॉस सैलरी में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एम्प्लॉयमेंट टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स, इसके बारे में छोटा सा नोट्स बताया गया है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 276 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना, स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटीज आर एम्पावर्ड ट्रेड या प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट। हाउएवर दिस टैक्स कैन नॉट एक्सीड 2,500 रुपए। दिस डिडक्शन इज अलाउड इफ इट इज एक्चुअली पेड बाय द एम्प्लॉय। यदि एम्प्लॉय ने एक्चुअली पेड किया है ये अमाउंट तो ही डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन विल नॉट बी अलाउड इफ पेड बाय एम्प्लॉयर। यदि ये प्रोफेशनल टैक्स का अमाउंट आपके एम्प्लॉयर ने पे किया होगा तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को किसी भी तरह का डिडक्शन नहीं मिलेगा। जो अमाउंट पे करेगा उसे ही डिडक्शन मिलता है, जो अमाउंट पे नहीं करेगा उसको डिडक्शन नहीं मिलता, सीधी सी बात। अब एम्प्लॉय को बेसिक सैलरी मिलती है, साथ में डियरनेस अलाउंसेस भी मिलता है। कल बताया था डियरनेस अलाउंसेस का मतलब क्या होता है, महंगाई भत्ता, टू कंपनसेट द इन्फ्लेशन। ये फुल्ली टैक्सेबल होता है। ठीक है, इसमें किसी तरह की छूट नहीं मिलती। डियरनेस अलाउंसेस का मतलब क्या होता है, कल ही बताया था कि महंगाई बढ़ते जाती है तो उस महंगाई की भरपाई के लिए आपको क्या दिया जाता है, अलाउंसेस, एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, उसको डियरनेस अलाउंसेस कहा जाता है, वो सैलरी का ही हिस्सा होता है। टैक्सेबिलिटी ऑफ अलाउंसेस, अलाउंसेस का मतलब आपको समझ में आया। अलाउंसेस का मतलब है आपको स्पेसिफिक कार्य करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट आपका एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो उसे क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा भाई, अलाउंसेस कहा जाएगा। ठीक है। तो अभी तक हमने कितने टाइप के अलाउंसेस देखे, एक देख लिया इंटरटेनमेंट अलाउंसेस, दूसरा देख लिया डियरनेस अलाउंसेस, इसी तरह से बहुत सारे अलाउंसेस हमको देखने हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं उन अलाउंसेस को और उनकी टैक्सेबिलिटी को। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, अदर देन इंटरटेनमेंट अलाउंसेस एंड डियरनेस अलाउंसेस, हम ये 4 कैटेगरी में अलाउंसेस को पढ़ने वाले हैं। पहला क्या है, हाउस रेंट अलाउंसेस। दूसरा, स्पेशल अलाउंसेस,
जो फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज, ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए आपको स्पेशल अलाउंसेस जो मिलेगा वो। फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस, ऐसे अलाउंसेस जो कि फुल्ली एग्जेम्प्ट है ना, 100% एग्जेम्प्ट, उसमें आपको कोई टैक्स पटाने की जरूरत नहीं। अगला है ऐसे अलाउंसेस, ऐसे अलाउंसेस जो कि आपके पर्सनल खर्चे को मीट करने के लिए आपके एम्प्लॉयर द्वारा पे किया गया है। और तीसरा है स्पेशल अलाउंसेस फॉर एम्प्लॉयज वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम करने वाले लोगों के को जो अलाउंसेस मिलता है उस तरह के अलाउंसेस। तो हम अलाउंसेस को इतने कैटेगरी में बांट करके पढ़ेंगे, है ना, छोटा मोटा नहीं है भाई अलाउंसेस, बहुत सारी चीजें हैं। ये देखिए, ये पूरे अलाउंसेस की समरी है। ठीक है जी, क्या क्या देखा हमने? एग्जेम अलाउंसेस को दो तरह से पढ़ेंगे, पहले दो भागों में बांट लो। एग्जेम्पशन या डिडक्शन अप टू स्पेसिफाइड लिमिट, ऐसे अलाउंसेस जिसमें हमको एग्जेम्पशन या डिडक्शन मिल जाएगा, ऐसे अलाउंसेस जिसमें किसी भी तरह का डिडक्शन या एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, फुल्ली टैक्सेबल, है ना। और जो भी एग्जेम्पशन या डिडक्शन वाले हैं उनको हम अलग अलग कैटेगरी में बांट दिए। हाउस रेंट अलाउंसेस, है ना, इंटरटेनमेंट अलाउंसेस हमने अभी पढ़ लिया, ये वाला हिस्सा हमारा हो गया। फिर स्पेशल अलाउंसेस फॉर मीटिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस के लिए, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज ऑफ ऑफिस इसके लिए, और दूसरा पर्सनल एक्सपेंस के लिए। और एक और कैटेगरी है फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस। तो इस तरह से अलग अलग कैटेगरी में हम पढ़ने वाले हैं अलाउंसेस को। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्पेशल अलाउंसेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज। ठीक है, ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए जो अलाउंसेस पे किया जाएगा वो कौन कौन से हैं ये हमको देखने हैं। कौन कौन सा है भाई? फॉलोइंग अलाउंसेस आर एग्जेम्प्ट अप टू मिनिमम ऑफ अमाउंट रिसीव्ड या अमाउंट स्पेंट विच एवर इज लोअर। ठीक है, देखिए, आपका एम्प्लॉयर यदि आपको आपकी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए कुछ तरह के एक्स्ट्रा पैसे पेमेंट करता है ना, तो वो अलाउंसेस जो आपको मिलेगा, वो एक्स्ट्रा पैसा जो आपको मिलेगा सैलरी के रूप में, वो क्या कहलाएगा भाई? स्पेशल अलाउंसेस फॉर परफॉर्मिंग ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज, ये कहलाएगा। अब सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 या क्लॉज 14(1) में बताया गया है डिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर 6 ऐसे अलाउंसेस हैं जिन पर आपको डिडक्शन भी मिलेगा, सॉरी एग्जेम्पशन मिलेगा। इन 6 अलाउंसेस में आपको क्या मिलेगा भाई? एग्जेम्पशन मिलेगा। कौन कौन से वो अलाउंसेस हैं, इसको याद करने का तरीका क्या है? कैट हुड, CATHUD, ऐसा याद कर सकते हो शॉर्ट फॉर्म बना के। पहला अलाउंसेस क्या है? पहला अलाउंसेस है ट्रैवलिंग अलाउंसेस। पहला अलाउंसेस क्या है? ट्रैवलिंग अलाउंसेस। इसमें क्या बताया गया है? कॉस्ट ऑफ ट्रैवल टू ट्रांसफर वन सिटी टू अनदर सिटी। ये क्या है? मान लीजिए आपका एम्प्लॉयर आपको अभी जॉब दिया है, कहाँ पर? रायपुर, है ना। फिर आपका ट्रांसफर हो जाता है मान लीजिए भोपाल के लिए, है ना।
आपका ट्रांसफर कहाँ हो गया, भोपाल हो गया। तो आप भोपाल क्या फुकट में पहुंच जाओगे? पहुंच जाओगे क्या फुकट में? नहीं पहुंच पाओगे। आपको आने जाने का खर्चा लगेगा, है ना। आपकी जॉब अब भोपाल में हो जाएगी तो आपको अब पूरा अपना सामान वामान सब कुछ लेकर के जाना पड़ेगा, तो किराया भाड़ा सब कुछ लगेगा, लगेगा या नहीं लगेगा? तो उन सब खर्चों के लिए आपका एम्प्लॉयर आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा देता है ना। और उस पैसे को क्या कहा जाएगा, ट्रैवलिंग अलाउंसेस कहा जाएगा। तो उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा, उसमें एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, कितना एग्जेम्पशन मिलेगा? अमाउंट रिसीव्ड या अमाउंट स्पेंट विच एवर इज लोअर। मान लीजिए आपके एम्प्लॉयर ने आपको 15,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए ट्रैवलिंग अलाउंसेस के रूप में कि भैया आपका ट्रांसफ़र रायपुर से भोपाल हो रहा है, तो ये 15,000 रुपये रखो, है ना। और आपने उस 15,000 रुपये में से 12,000 रुपये खर्चे कर दिए, 3,000 रुपये आपके पास बच गया, है ना। तो एग्जेम्पशन आपको कितना मिलेगा भाई, 15,000 का मिलेगा या 12,000 का? बताइए, एग्जेम्पशन कितने का मिलेगा? बोलो। सर 12। हाँ, 12,000। देखिए सीधी सी बात है, आपने खर्चा कितना किया, 12,000, तो आपको एग्जेम्पशन भी कितने का मिलेगा, 12,000 का। बाकी जो 3,000 बचा उसको क्या करना है? हाँ जी, वापस। बाकी 3,000 रुपये बच रहा है ना, तो वापस नहीं करोगे, वो तुम्हारे पास ही रहेगा, लेकिन उस पर क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा, है ना। क्योंकि यस। 15,000 आपकी इनकम में जुड़ गया, उस 15,000 में से 12,000 रुपये आपका एग्जेम्पशन हो गया। एग्जेम्पशन हो गया मतलब क्या, कि उस 15,000 में से 12,000 तो आप इनकम में जोड़ोगे ही नहीं, क्योंकि ये एग्जेम्पशन है कि नहीं? ठीक है, तो टैक्स लग जाएगा ना 3,000 पे। आई बात समझ में? दूसरा है डेली अलाउंसेस। दूसरा कौन सा है, डेली अलाउंसेस। ठीक है, मान लीजिए आपकी जॉब रायपुर में है ना, और किसी पर्टिकुलर काम के लिए आपको अभी अगले 15 दिन कहाँ जाना है, महासमुंद जाना है ना। ऑफिस की तरफ से काम करने के लिए आपको 15 दिन कहाँ जाना है, महासमुंद जाना है। ठीक है, तो आपको आने जाने के लिए खर्चा लगेगा या नहीं लगेगा, कि फोकट में चले जाओगे महासमुंद? आने जाने का, बस का, ट्रेन का या गाड़ी के पेट्रोल का पैसा लगेगा या नहीं खर्चा लगेगा? लगेगा, लगेगा। हाँ, लगेगा। तो ये खर्चा कौन देगा, आप अपनी जेब से दोगे क्या? आपका एम्प्लॉयर आपको पेमेंट देगा कि नहीं देगा एक्स्ट्रा? ये भाई ये ले, तेल तेल भरवा लेना गाड़ी में, या ये ले टिकट खरीद लेना ट्रेन का, या ये बस का टिकट खरीद लेना, आने जाने का खाने का खर्चा ले ले थोड़ा सा, तो ये एक्स्ट्रा पैसा आपको मिलेगा, है ना। यस तो सर। इसको क्या बोलेंगे, डेली अलाउंसेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, डेली अलाउंसेस। डेली ठीक है, तो अलाउंसेस। ये डेली अलाउंसेस का एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगा। कितना एग्जेम्पशन मिलेगा, जितना आप खर्चा करोगे या जितना आपको रिसीव होगा, विच एवर इज लोअर। ठीक है, विच एवर इज लोअर। मान लीजिए आपका महासमुंद आने जाने का 15 दिन का खर्चा कितना हुआ, 7,000 रुपये 15 दिन का खर्चा, है ना। आपको आपके एम्प्लॉयर ने दिया था 10,000 रुपये, आपने 7,000 रुपये खर्चा कर दिया, टैक्स कितने पे लगेगा, बचे हुए 3,000 पे, 7,000 पूरा का पूरा 3,000। एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फिर अगला है कन्वेंस अलाउंसेस। देखो, ट्रैवलिंग, डेली अलाउंसेस, कन्वेंस अलाउंसेस, है ना, हेल्पर, एकेडमिक, यूनिफॉर्म, इसमें से कई सारी चीज़ें एक दूसरे से सेम लगेगी। जैसा डेली और ट्रैवलिंग, है ना, ये लगभग लगभग सेम लगता है, लेकिन दोनों है अलग अलग चीज़। कन्वेंस अलाउंसेस सर क्या है, इसमें अंतर कन्वेंस क्या है? अलाउंसेस है, हाँ सर जी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये दोनों के में डिफरेंस क्या होगा?
ट्रैवलिंग में बताया और ना, ये ट्रैवलिंग daily अलाउंसेस कब मिलता है? जब आपका ट्रांसफर हो जाता है, आप रायपुर में थे, आपकी जॉब life। कहाँ शिफ्ट हो गई? भोपाल में शिफ्ट हो गई, है ना? उस समय जो अलाउंसेस मिलेगा वो ट्रैवलिंग अलाउंसेस है। लेकिन आपको, आपकी जॉब रायपुर में ही है, लेकिन स्पेसिफिक काम करने के लिए आपको किसी दूसरी जगह जाना पड़ रहा है कुछ दिनों के लिए, है ना? तो वो वाला अलाउंसेस डेली अलाउंसेस होगा। आपकी जॉब तो रायपुर में ही है, लेकिन कोई स्पेसिफिक काम करने के लिए आपको महासमुंद भेज दिया, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव भेज दिया, है ना? तो उस समय जो अलाउंस मिलेगा वो डेली अलाउंसेस है। फिर है कन्वेंस अलाउंसेस। कन्वेंस अलाउंसेस क्या है? आप ऑफिस से कहीं और जा रहे हो, है ना? आपका ऑफिस कहाँ है? रायपुर में, ठीक है? आप डेली ऑफिस जाते हो और आपका बॉस आपको ऑफिस से कहीं और भेजता है ना? जा उस पार्टी से कलेक्शन पैसा कलेक्ट करके लिया, जा चल बैंक चले जा, ये अमाउंट डिपॉजिट कर दे, उस पार्टी के पास चले जाओ, उससे पैसा कलेक्ट करके आ जा। इस तरह से आपको ऑफिस से ही इधर उधर भेजा जाता है। तो आपको आने जाने का खर्चा, चाय नाश्ते का खर्चा जो दिया जाता है वो कन्वेंस अलाउंस होगा, है ना? तो ये भी, इसका भी एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? आपने जितना स्पेंड किया या अमाउंट जो रिसीव किया, विच एवर इज लोअर, इतना आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है जी। अगला हेल्पर अलाउंसेस, है ना? आपको आपके काम में हेल्प करने के लिए किसी बंदे की आवश्यकता थी, है ना? आपने अपने बॉस को बोला कि साहब मेरा काम बहुत ज़्यादा है, मेरे को एक और आदमी चाहिए मेरे काम को कंप्लीट कराने के लिए, है ना? मेरे पास बहुत सारा काम रहता है, मेरे को एक और आदमी दे दो ताकि वो मेरे अंडर में काम करे, मैं उसको काम बताता जाऊँ, मेरा काम कम हो जाए। आपका बॉस बोला कि मैं एक और आदमी नहीं दे सकता, मैं तेरे को पैसा दे देता हूँ, अब तू जान, है ना? मैं तेरे को एक्स्ट्रा पैसा दे देता हूँ, अब तू जान, तेरे को आदमी रखना है या तेरे को खुद करना है। ठीक है? एक्स्ट्रा पैसा आपको मिल रहा है हेल्पर के लिए, तो उस एक्स्ट्रा पैसे से आप क्या कर सकते हो? एक और आदमी को एम्प्लॉय कर सकते हो हम अपने अंडर में कि भाई तू आजा, मेरे बदले मेरे नीचे में काम कर लेना, मैं तेरे को काम बताऊंगा, ये पैसा तू रखना। तो इस तरह का हेल्पर अलाउंस यदि आपको मिलता है ना? तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा कितना? अमाउंट स्पेंट या अमाउंट रिसीव। और ये हेल्पर अलाउंस आपके ऑफिस काम के लिए है ना? ऐसा नहीं कि घर में गड्ढा खोदना है तो एक और आदमी ले लेता हूँ, नहीं नहीं नहीं,